हेलो बच्चों, तो आज हमारे साथ राहुल जलान सर हैं, जिनको मुजफ्फरपुर के अंदर गॉड ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सर ने एमआईटी मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएट किया है। तो सर, आप इस प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में स्पेशली कैसे आए? क्योंकि टीचर बनना आसान नहीं है, बच्चों से जुड़ना पड़ता है। इसमें अपनी स्टोरी कुछ बताएं। टीचिंग के प्रति पैशन तो बचपन से ही था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद जैसे कोई बच्चा 11th-12th में है तो उनके पेरेंट्स में ये एक फील रहता था उस टाइम में, जब हम खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, कि इंजीनियरिंग के किसी स्टूडेंट से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा कोचिंग सिस्टम या इन चीज़ों के प्रति मुजफ्फरपुर में ऐसा कुछ माहौल नहीं था, लेकिन ये वाला पैशन हर एक स्टूडेंट में या पेरेंट्स में होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी स्टूडेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर उनका सोच आगे आईआईटीज वगैरह के लिए। तो स्टार्ट तो उस वक्त था पॉकेट मनी के लिए ही थोड़ा बहुत, कि बच्चों को अपने रूम में ही, हॉस्टल के रूम में ही बुला लेते थे और 2-3 बच्चों को पढ़ाते थे। तो उसी में सबसे पहले जो 3 बच्चों को जब हम पढ़ाते थे, तो उसी में उन तीनों में से एक जो है वो डीएमसीएच में उसका मेडिकल में हो गया, नीट क्वालिफाई करके। दूसरा लड़का जो था वो आईआईटी खड़गपुर में चला गया, और तीसरा जो था यहीं पर एमआईटी मुजफ्फरपुर में अच्छे रैंक से आया था, 9th रैंक था उस वक्त, पूरे बिहार में उसका 9वां स्थान था। तो मतलब तीनों का तीनों बाय चांस हमको जबरदस्त स्टूडेंट मिला, जिसको कि कॉलेज के हॉस्टल में ही बुला के पढ़ाते थे। तो वहां से एक ऐसा फील अंदर जागृत हुआ ना कि शायद हम बहुत अच्छे टीचर हैं। अब पता नहीं आगे क्या बात था, लेकिन ऐसा मन में महसूस हुआ कि शायद हम बहुत अच्छे टीचर हैं और उन तीनों को बहुत अच्छे से कैरी करके एक अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाए। तो वहां से थोड़ा सा उसके उन तीनों के वजह से, क्योंकि स्टार्ट उन तीनों के वजह से ही हुआ था, उन तीनों की वजह से और भी बच्चा मेरे से जुड़ा, और जब जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आने लगा। तो एक फील आया कि नहीं भाई चलो, अब हम लोग को भी टीचिंग के लाइन में आना है। तो पैशन तो था ही और अच्छा सक्सेस भी मिला, तो ऑटोमेटिकली इस फील्ड में ही रह गए। अब तो फुल टाइमर टीचर। ठीक। सर, इस जर्नी के दौरान मुश्किलात तो, हर्डल्स तो आए होंगे बहुत ज्यादा। सबसे पहला हर्डल तो आप बोल सकते हो कि पेरेंट का जीरो सपोर्ट, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहां पर एक बच्चा जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में है और उसका सारा बैचमेट पीएसयूज में गवर्नमेंट इंजीनियर्स बन जा रहा है, 245 में 244, इकलौता हम ही अगर उन चीजों को छोड़कर अगर इस क्षेत्र में रह गए, तो पेरेंट का इनसिक्योरिटी तो बढ़ता ही है, खुद अपने अंदर भी इनसिक्योरिटी फील होता है। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा उन चीजों को साइड में रखते हुए टीचिंग में, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि वो जो डर, वो इनसिक्योरिटी, इन चीजों से ज्यादा बेनिफिट हो रहा था रिजल्ट। रिजल्ट जो सिक्योरिटी मन में दे रहा था, जो बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, अच्छे अच्छी जगह सारे लोग जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी जो मन में आ रहा था, उस सिक्योरिटी की वजह से हम इसी लाइन में रह गए और आज इसी लाइन में अच्छा कर रहे हैं। सर, एक बात बताइए सर, रिस्क उठाना जरूरी होता है क्या? रिस्क उठाना जरूरी होता है, लेकिन रिस्क इतना ही उठाना मेरे हिसाब से जरूरी होता है कि हम उस रिस्क को कवर कर सकें। जैसे कि मेरे पास भी मेरे बहुत सारा स्टूडेंट आता है और वो नो डाउट कि अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत आगे अच्छा अच्छा सोच रहा है, नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, ये सब कुछ बता भी रहा है, बहुत अच्छा भी लगता है। सबको सपोर्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेके आया है तो उसको कभी भी डिमोरलाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो सपोर्ट होता है ना उसके इनोवेटिव आइडिया के तरफ, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर काम करता है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को ना हम लोग का या हम लोग के पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि बच्चा अच्छे जगह पर सेटल हो जाए। तो अच्छे जगह सेटल होने का मतलब यही है ना कि जो चले आ रहा है वर्षों से उसी क्षेत्र में, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या इंजीनियरिंग करके कोई अच्छा कैंपस सिलेक्शन हो गया, कहीं पर हो गया, ये इसी को हम लोग जनरल क्राइटेरिया बोलते हैं। तो वहां पर रिस्क नहीं है, लेकिन जो जो नया कल्चर आ रहा है, सारा अभी तक का जितना भी स्टूडेंट है सोशल मीडिया के माध्यम से या कई तरह से ये सोच रहा है कि हम इस क्षेत्र में जाएं, हम इस क्षेत्र में जाएं, मतलब कि टू दी लाइन नहीं जाना चाह रहा है, उसके बियॉन्ड भी जाना चाहता है। तो वहां पर थोड़ा सा उन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, पेरेंट्स की तरफ से भी, हम टीचर्स की तरफ से भी, क्योंकि वही सपोर्ट करेंगे तब तो ये नया नया आइडिया जो आज हम लोग जिसका लाभ उठा रहे हैं, ये सोशल मीडिया हो गया, कोई ना कोई शुरू में तो रिस्क लिया ही होगा। तो हाँ, यदि वो आइडिया बेहतरीन है, इनोवेटिव है, तो वो रिस्क लेना उचित और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, नो डाउट। हाँ, लेकिन
बच्चों को भी पेरेंट का भाव समझना होगा। तो आजकल के बच्चों में, सारे बच्चों में नहीं है ऐसा, सारे लोग ना सोचें हाँ, कि कभी कभी बच्चों के मन में ये भाव आता है कि पेरेंट बहुत ज्यादा खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या बच्चों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है, कहीं मेरे में कोई गलती नहीं। लेकिन उन लोगों को पेरेंट के भी नजरियों को देखना होगा कि पेरेंट भी कभी बच्चों के खिलाफ हो ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ गलत दिशा में ना चला जाए, वो समय रहते अच्छी जगह सेटल हो जाए। कि वो टाइम जो बीत जाता है ना, जी सर। तो वो बीतने के बाद जो एक डर या वही इनसिक्योरिटी वाला भाव होता है, बस यही पेरेंट का नजरिया रहता है, बाकी और कुछ नहीं। बच्चों को मतलब ये दोनों तरफ से, दोनों ये तरफ बात से मिला जुला के मिला चलता है, जुला के मिला जुला चलना के है। चलता है। अच्छा सर, ये आईआईटी के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अब 10th का एग्जाम हो गया, अब 11th में आएंगे, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? एज अ गाइड आप क्या कीजिएगा? एक रोड मैप होती है ना, तो कैसे आप बताना चाहिए कि भाई तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप तैयारी करो, बच्चे भटक जाते हैं बहुत बार। नहीं, भटक नहीं रहे बच्चे उसमें। यदि मेरे घर का कोई बच्चा, जी सर। टू दी फ्रैंक, मतलब कुछ जरा भी फील नहीं आना चाहिए किसी के मन में। मेरा ये पर्सनली सोचना है कि बच्चों को, यदि आप एज ए पेरेंट ग्रूम करना चाहते हो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, जो कि हम लोग के एरिया का मेन फोकस रहता है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारा फील्ड है, जी सर। लेकिन अगर हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल पर ही फोकस्ड हैं, तो वहां पर पेरेंट को ये सोचना चाहिए ना कि क्लास 8 से, मिनिमम क्लास 8 या 9 से ही बच्चों को आईआईटीज या मेडिकल के प्रति ग्रूम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आज का कॉम्पिटिटिव माहौल जैसा है, यदि एक बच्चा स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th या 10th तक बिता दे रहा है, तो बहुत कम चांस रह जाता है कि वो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में आईआईटीज या मेडिकल में रैंक ला सके। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होने जा रहा है, होना होता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको ना मिनिमम 1 to 2 ईयर्स पहले रेस में शामिल होना जरूरी है। तो एक कंसर्न ये होता है। दूसरा, बच्चों के मन में भी ये भाव होना जरूरी है कि मेरे को ये चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सपना पेरेंट का है और पेरेंट अपना सपना बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाह रहा है। आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। यानी कि बच्चों का अगर रियली मन है कि मेरे को आईआईटीज या मेडिकल में जाना है, तभी उसको पुश करना है। अगर बच्चों की रुचि किसी और क्षेत्र में है, तो जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। तो ये दूसरा कंसर्न होता है कि बच्चों को खुद ग्रीडी होना है कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए। और तीसरा, चौथा, पांचवा तो बहुत सारा नियम बताया जा सकता है। जी सर। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कि हमेशा कंटिन्यूअस रहना है, हार्ड लेबर, टाइम टेबल, रूटीन, और ये जो है कई सारे टीचर या मोटिवेटर अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दो चीज मिनिमम होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले से शुरुआत हो जानी चाहिए, और मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, कैसे चाहिए वो मेरे को पूरा करना है। क्योंकि हम एज ए मेंटर जरूर बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये वाली किताबें, ये वाला नोट्स, ये वाला शॉर्ट डायरी, ये टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप गौर करोगे ना कि हर एक आईआईटीएन का अपना तरीका होता है आईआईटी निकालने का। जैसे कि बोलते हैं ना कि ईच सक्सेस हैव देयर ओन पाथ, तो बस वही वाली बात होती है कि एक सिंगल पाथ नहीं होता है। सिर्फ उसके प्रति एक जज्बा होना चाहिए कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग अच्छे से पूरा करें। लेकिन ये भी साथ में जोड़ेंगे कि मेरी इस बात को सुनकर बच्चे ये ना सोच लें कि मैं 8, 9 या 10 से शुरू नहीं किया तो अब मैं पीछे रह गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चाई तो ये है कि अगर कोई बंदा 6 महीने, मात्र 6 महीने शिद्दत के साथ, मतलब जिसमें कि उसको जरा भी अफसोस ना हो कि हमने इस 6 महीने में 1 मिनट भी बर्बाद किया है, उसके साथ अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी भी क्षेत्र में वो तैयारी शुरू कर दे ढंग से, विथ ए क्लियर रोड मैप, जो कि किसी अच्छे मेंटर से आपको जो तरीका वो बताए, उस पर बिलीव करते हुए 6 महीने भी वो अगर बंदा अच्छे से करता है, तो नो डाउट वो इंजीनियरिंग या मेडिकल बहुत अच्छे रैंक से निकाल सकता है। इसमें थोड़ा सा शक हो जाएगा कि कोई बंदा कभी पढ़ा ही नहीं और अंतिम 6 महीने में ऑल इंडिया रैंक 1 का साथ करके, ये नहीं होने वाला है। इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। सही बात है। ये आपको अच्छे से आपके माइंड में क्लियरिटी जरूर से क्लियर होना चाहिए कि इतने, मतलब ऐसे आप AIR 1 तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, यदि ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो आपको तो काफी पहले से शुरुआत करनी चाहिए, काफी पहले से शुरुआत करनी चाहिए। हम एज ए टीचर इस चीज को तो हमेशा देखते हैं कि जो भी रैंकर है
उसका दिमाग जरूर कूल होगा। ये एक कॉमन क्राइटेरिया है उन लोगों में। बहुत शांत व्यवहार का व्यक्ति होगा, बहुत ज्यादा पैनिक कभी नहीं होता, ना तो पेरेंट के बात से ना। इस बात को आप आज माने या बहुत दिनों के बाद माने, फोन का एडिक्शन तो उसको थोड़ा तोड़ेगा। जी सर। तीसरी बात होती है कि बुक रीडिंग जितनी ज्यादा हो, जी सर, बुक रीडिंग जितनी ज्यादा हो तो वो ज्यादा फायदा करेगा, बजाय कि कोई डाउट को हम गूगल पर सर्च कर लें। जी। तीसरी बात होती है कि जो भी थ्योरी हो जी सर, वो कोई एक ही होनी चाहिए। एक ही होनी चाहिए मतलब या तो अपने टीचर के नोट्स पर आप रिलाई कर रहे हो, या कोई एक बुक जो अच्छी किताब हो आप उसको पकड़ रहे हो। और प्रैक्टिस ट्रिमेंडस होनी चाहिए। ट्रिमेंडस प्रैक्टिस करने की मतलब कि थ्योरी या नोट्स कोई एक फॉलो करे और उसके बाद क्वेश्चन तो दुनिया जहान सबका लगाओ, और जितना ज्यादा लगाओगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। जैसे एज ए टीचर मैं जब स्टूडेंट रहा करता था तो फिजिक्स मेरे को उतना ही आता था जितना सर मेरे को पढ़ाते थे। लेकिन जब कोई भी टीचर फिजिक्स में स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तब उसको क्लियरिटी आना शुरू होता है कि वो कितना फिजिक्स को अच्छे से जान रहा है। उसको बाद में पता चलता है अरे भाई फिजिक्स तो मैंने अब जानना सीखा, केमिस्ट्री मैंने अब जाना नहीं, वो तो सब तो ऐसे ही बताया था बस। फैमिलियर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और लेकिन इजी है, हो जाता है। कोई दूसरे ग्रह के लोग नहीं आते, हमारे आपके बीच के लोग। सपोर्ट बहुत पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना, कभी नेगेटिव तो होना ही नहीं है। सर ऐसा बहुत होता है सर, मैं अब देखता हूँ पॉइंट वाइज रैंक बहुत डिफर कर रही होती है। पॉइंट वाइज रैंक डिफर होने का होता है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक टूल्स जो होता है अपने प्रिपरेशन में हम लोग लूज कर जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक टूल्स का मतलब होता है ना, जब आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, जी सर, जितना भी टेस्ट दे रहे हो, या फिर मान लो आप कोई डीपीपी ही बना लिए या कोई असाइनमेंट ही बनाए, तो आप सोच के देखो कि जैसे मैंने 2026 के लिए प्रिपरेशन शुरू किया 2024 में, जैसे इस साल मैंने प्रिपरेशन शुरू किया 2024 में, तो 2024 के मई के महीने में मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया उसमें जो डाउट्स है मैंने सर से क्लियर किया, तो क्या वो सारा डाउट 2026 में मेरे को याद रहेगा? बहुत मुश्किल है, वो भूल जाते लोग। अब उस डाउट को या उस समय जो परेशानी हुई थी उस चीज को जानने के लिए उस पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा बनाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आप क्या करते हो अपने लाइफ में कि डाउट डायरी मिस कर जाते हो, कि जो कि एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है कि जब भी हम लोग कोई 3 घंटे का पेपर मैंने दिया, उस 3 घंटे के पेपर में मान लो मैंने 70% स्कोर किया, 30% क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो उस 30% में 50% क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो आप जानते रहोगे लेकिन माइनर मिस्टेक की होगा, लेकिन बाकी का जो 50% जो कि ओवरऑल 15% बचा, तो वो 15% क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो कुछ आपको नया चीज सिखा के जा रहा है। तो वो नया चीज जो आपने सीखा डाउट देख के या उसका सॉल्यूशन देख के, वो आप कहीं पर अगर मेंशन नहीं किए हो तो वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि 2 साल के बाद आप भूल ही जाओगे। वो आपने सीख भी लिया, वो भूल गए। तो वो अगर आप डायरी बना रहे हो, पर्टिकुलर डायरी बना रहे हो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, और अगर हो सके तो चैप्टर वाइज डायरी बना रहे कि अब मेरे को अगर सॉल्यूशन के चैप्टर में कुछ फंसा, कुछ नया चीज मैंने सीखा, तो वो मैंने सॉल्यूशन वाले पेज में वहां पर लिख लिया। अब वो डायरी जो मेरे पास 2 साल के बाद बनकर तैयार हुआ, उस डायरी में सिर्फ उतना ही चीज लिखा हुआ है जो चीज मेरा कमजोरी है या जो चीज मेरे को नहीं आता। तो बताओ, तो आप उस डायरी को अगर अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाते हो तो आपकी जितनी कमी है वो पूरी हो रही है या नहीं? तो इस वजह से ये सब माइक्रोस्कोपिक टूल और ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि प्रिपरेशन के दौरान बच्चे सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं मतलब नहीं निकल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बहुत मतलब क्या होगा, निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में ना लाइफ होता ही है, ये कोई नया लाइन नहीं है, ये ईसीजी के रिपोर्ट की तरह होता है। ये पुराना लाइन मैं बता रहा हूँ, अप्स एंड डाउन्स को ही लाइफ बोलते हैं। तो यदि आप जा रहे हैं तो डाउन तो डेफिनेटली आना है, डेफिनेटली आना है। तो वहां पर अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट तो लेना ही चाहिए। थोड़ा घूम लिया, रिलैक्स हो गए, लेकिन ये आप जानो कि हर दिन एक जैसा कभी नहीं होता, जिंदगी एक जैसी कभी। तो जब हर दिन एक जैसा नहीं होता है तो हर साल भी एक जैसा नहीं होना है। यदि इस साल निराशा आपके साथ लगी है, यानी कि अनसक्सेस या कुछ भी ऐसा, तो अगले साल डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस मिलना ही, मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन आप रुक गए तब तो आप रुक नहीं, तब तो आपको हराने के लिए कोई और नहीं चाहिए, आप तो खुद को हरा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, वो लगे रहना, मेहनत करते रहना, लगे रहना है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। यदि एक साधारण किराने की दुकान भी कोई बंदा चला रहा है तो उसके काउंटर का सेल हर दिन एक जैसा कैसे हो सकता है? कभी ज्यादा होना है, कभी कम होना है। मान लीजिए किसी दिन ग्राफ डाउन जा रहा है तो क्या वो दुकान बंद कर देगा क्या? ऐसा कभी नहीं होना है। वो ग्राफ डाउन हो रहा है तो हाँ, कोशिश करना है कि क्या मेरे में कमी हो रही है कि ये ग्राफ डाउन हो रहा है,
लेकिन हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा सर। अच्छा सर, एक चीज और बोलनी थी कि नीट के लिए भी आपका यही पैटर्न फॉलो होगा? नहीं, नीट के लिए पैटर्न में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो एक कॉमन सिनारियो है जो कि डिस्कस जरूर करेंगे आप लोगों के साथ। जी बताएं। कि जैसे कोई बंदा इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर का रिक्वायरमेंट ये नहीं होता है कि उसको तुरंत से रिजल्ट देना है। यदि कोई इस गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि मान लो कि आप समुद्र के बीचों बीच पुल आपको लेके जाना है। जी सर। तो वहां पर गवर्नमेंट ये कभी नहीं बोलेगी मेरे को 2 दिन में ये पुल चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगी कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, पुल यहाँ पर हो ही नहीं सकता था। समुद्र के नीचे से मेट्रो का टनल जाना है, वो टनल से समुद्र के नीचे जाएगा कैसे, ये हो ही नहीं सकता है। जी सर। गवर्नमेंट बोलेगी कि इंजीनियर साहब आपको भरपूर समय है, आप ये समय लीजिए, जितना आप समय लेना चाहते हो लो, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मेरे को टनल चाहिए नदी के नीचे, समुद्र के नीचे, तो टनल जानी चाहिए और उधर से मेट्रो गुजरना है। लेकिन डॉक्टर का सीन क्या होता है ना कि अगर कोई हार्ट पेशेंट आया, कोई कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल पेशेंट आया, और मान लो कि वहां पर आप ये डॉक्टर एज ए डॉक्टर थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर मैं 2 दिन पढ़ के आता हूँ तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा कि इसको कैसे कैसे कौन सा मेडिसिन देना था, तब तो बंदा ही गुजर जाएगा। तो इस चीज के लिए जब प्रिपरेशन होता है और उसका क्वेश्चन पेपर सेट किया था, तो सेम आप देखना उसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेट होता है। अच्छा। नीट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें उस क्वेश्चन का सोच सिर्फ इतना रहता है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करे तो उसको समय कम से कम मिले, मतलब उसका स्किल का मेमोरी पावर देखता है तुरंत से वो सोच पा रहे हैं या नहीं इसका जवाब। और इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग में लोग क्या सोचते हैं कि उसको समय पूरा रहता है। आईआईटी के क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें समय पूरा रहता है, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो आप बोल नहीं सकते हो कि आईआईटी या मेडिकल दोनों का प्रिपरेशन है जैसा। आईआईटी का प्रिपरेशन ऐसा है कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है, टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है। और मेडिकल में क्या है, आपका मेमोरी टेस्ट हो रहा है कि आप कितने अच्छे से हर बात को याद कर पा रहे हो कि आप तुरंत से उसका जवाब तुरंत से दे सक रहे हो और 100% एक्यूरेसी के साथ। वही पेशेंट वाली बात जैसे बोले कि तुरंत से आपको मेडिसिन खिलाना है और 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अगर आपके एक्यूरेसी में थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ तो बंदा गुजर जाएगा। तो इसीलिए आप वहां पर रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए प्रिपरेशन जो होता है इसका फुल ऑन मेमोरी टेस्ट। आप गौर करना कि बायो का प्रिपरेशन हो रहा है तो एनसीईआरटी वाली बुक टीचर बोलेंगे 2 बार 3 बार 10 बार आप याद करो, कि इतनी अच्छे से याद करो कि उससे बाहर तो कुछ आना नहीं है, उसी में से आना, लेकिन अच्छे से वो याद होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें, और यहाँ मार्क्स का भी डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। 2022 की अगर बात करें तो 49% अगर आप एडवांस में स्कोर कर रहे हो तो आपको 750 रैंक हो जा रहा है। तो 750 रैंक में कभी कभी तो किसी माध्यम से आईआईटी बॉम्बे में आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाए, लेकिन अगर मेडिकल की बात करें तो बोलिए आप 49% में क्या, 720 में अगर आपको 360 आ रहा है तो आप सब सोच भी नहीं सकते हो। मेडिकल में आपको 90% प्लस स्कोर करना है, बहुत ज्यादा। तो वही मेमोरी टेस्ट तुरंत से झट 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 आप जवाब दे रहे हो एक्यूरेट। क्वेश्चन पेपर इजी है, नो डाउट। 100% सिलेबस आप मेडिकल में करके जा रहे हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे। आईआईटीज में सिर्फ सिलेबस करने से होना नहीं है, आपके स्किल भी मैक्सिमम लेवल में डेवलप होना चाहिए। अच्छा, बच्चों को सर रैंक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए? सिलेक्शन हो जाएगा। अब सच बताएं कि जिसको कुछ नहीं मिलता है तो उसको कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है, तो उनके लिए है सिलेक्शन भी हो जाए तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो रियल आईआईटीएन, अब वो क्लियर कट है कि बंदा 2 साल 4 साल से मान लो आप मेहनत कर रहा है, वो आईआईटीएन तो बनना ही है उसको। लेकिन वो आईआईटी क्रैक भी कर गया और उसको मन मुताबिक ब्रांच या कॉलेज भी नहीं मिला तो वो जिंदगी भर अफसोस में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। इसलिए वहां पर उसको रैंक की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सिलेक्शन भी हो गया और सिर्फ नाम के आईआईटीएन हो गए और वो अपने मन मुताबिक कुछ चीज ही नहीं मिला। अरे भाई आईआईटी मुंबई में हो जाए तो कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो कम से कम ढंग का खाना तो खाने मिलेगा। सही बात है। एक अच्छा लाइफस्टाइल तो 4 साल जिएंगे टाइप से। ऐसा आईआईटी मुंबई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह ऐसा ही है। लेकिन वो टैग आप लाइफ लॉन्ग मिस करोगे। एक बार आप कितना भी अच्छा कर लेते हो अपने लाइफ में, लेकिन अगर आप लाइफ में कभी भी मतलब अपने चाइल्डहुड में ये जो आप बोल सकते हैं 11-12 में अगर प्रिपरेशन में जुड़े थे तो आपको लाइफ लॉन्ग ये मिसिंग वाला फीलिंग तो रहेगा कि ये टैग मेरे को भी मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये
बाद में अफसोस करने से तो बेहतर है अभी लड़ लड़ के लड़के वो सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन है। अच्छा सर, ऐसा होता है कि बहुत लोग आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं, मिडिल क्लास से आ रहे हैं, कोटा नहीं जा सकते तैयारी करने के लिए, तो अपनी जगह पे रह के, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, कोई भी जगह हो गया, अपनी जगह पे रह के, अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आ गए, बट ऑफलाइन ज़्यादा कनेक्ट होते हैं बच्चे टीचर्स से, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट है, बड़ा एम वो भी देखते हैं भाई, बड़ा ख्वाहिश रहती है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, कारण ये होता है कि जिन किन्होंने भी हम्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी जी उनका उनका आइडिया बहुत ज्यादा इनोवेटिव था और वो फ्रूटफुल पर्पस से था। ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि सैकड़ों टीचर यूट्यूब पर या कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट के बेनिफिशियरी के लिए पहले आप सोचो कि बड़े बड़े कोचिंग में स्टूडेंट एडमिशन ले ही नहीं सकता था, तो वो उम्मीद ही छोड़ के कितना कितना टैलेंटेड बच्चा ऐसे ही रह जाता। हम्म, लेकिन अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, जी दमदार है, आज वो ये नहीं बोल सकता है कि मुझे पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा और मैंने आईटी का प्रिपरेशन नहीं कर पाया पैसे की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही सोच ही था कि फ्री में इवन फ्री में ये ऐप 2000-3000 ये तो बाद में चलन आया, लेकिन आज भी यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं कि कोई बंदा चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से वो अपना प्रिपरेशन कर सकता है। टीचर में इसलिए कमी नहीं है क्योंकि कोई भी टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो आप सोच के देखो वो ओपन एरिया में, मतलब उसको पूरे वर्ल्ड में हर कोई देख सकता है, तो क्या वो कभी गलत पढ़ा सकता है? क्या वो तो अपने तरीके से बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। तो टीचर की तरफ से ये बेहतरीन है। अब अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो वहां पर क्या होता है ना कि वो कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, लेकिन वो स्टूडेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से जरा भी नहीं, टीचर की तरफ से बेहतरीन वो सर्विस दिया जा रहा है कि बच्चा चाहे तो उसका बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है। लेकिन स्टूडेंट वही थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप का, फिर फेसबुक का आ गया, बंदा उधर चला गया, फिर भूल गया कि मैं मोबाइल खोला क्यों था, फिर याद आ रही मैं तो ऑनलाइन वीडियो देख रहा था। तो ऐसा ना हो, अगर इन चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो ऑनलाइन बेहतर है। ऑफलाइन का एक अलग कनेक्टिविटी है कि टीचर आपको टोकेंगे कि भाई आप करके नहीं आए, ये आप कॉपी नोट डाउन नहीं कर रहे हो, आपने टेस्ट में कम स्कोर क्यों किया, आपके पेरेंट को डायरेक्ट कॉल कर देंगे। बहुत तरह का बात होता है जिसमें ऑफलाइन में बच्चों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही थी कि इकोनॉमिकली वीक बच्चे, तो होता क्या है ना कि स्टूडेंट खुद सोच लेते हैं कि भाई ये वाली कोचिंग है, ये लाख रुपए की कोचिंग है, ये 50,000 की कोचिंग है, ये 5,000 की कोचिंग है। लेकिन बच्चा अगर उन सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं, वो जितने भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो होता है, और टीचर तो कम से कम बहुत ज्यादा ह्यूमनिटी की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये तब जब बच्चा स्वयं जाकर सर से बोले, किसी भी सर से, ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि वो इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा हो वो बच्चा और ये वीडियो देख रहा हो, और अगर उसको चाहत हो कि मेरे को ये सर से पढ़ना है ऑफलाइन, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा जाकर सर को बोलेगा कि सर मेरे को ये इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और वो सर कभी मना कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। तो लेकिन तब जब बच्चा एक चाह और एक तरीके से सर से ये हमको लग रहा है ये, और इस चीज के लिए हम बोलेंगे कि बच्चा अपने पेरेंट के साथ जाए। अगर ऐसा कोई परेशानी है, आप इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, आप जिस किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो उनसे एक मीटिंग करो, मीटिंग सेट करो, अपने पेरेंट को लेके जाओ और एक जो वास्तविक कंडीशन है उनके सामने रखो, तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुजफ्फरपुर तो इस मामले में सबसे आगे रहता है। मुजफ्फरपुर के सारे टीचर्स इसलिए कर बहुत सारे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहे, सारे टीचर, सारे के सारे टीचर, किसी भी टीचर से मिले वो सर हम मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपको। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग माना जाता है, अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किस पोर्शन में आप बोलना चाहिए? बायो वाले नहीं मानते हैं। बायो वालों को लगता है कि बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। नो डाउट बायो है भी स्कोरिंग, लेकिन बायो के पास तो ऑप्शन नहीं है, उसको तो सबको स्कोरिंग बनाना है, तीनों सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स लाना है। तो आईआईटीज में तो नो डाउट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और ऐसा लगता है मुझे कि 99% स्टूडेंट एग्जाम में भी सबसे पहले अटेम्प्ट केमिस्ट्री पर ही लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा चीज है ना कि जो लेस एफर्ट मोर रिजल्ट वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सबसे कम एफर्ट लगता है और सबसे ज्यादा रिजल्ट, ये सबसे ज्यादा स्कोर आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं। इजी है, सिलेबस कम है, मात्रा कम है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें जो समय बचेगा वो आप फिजिक्स और मैथ्स में आप लगा सकते हो। अब आप पूछ रहे हो फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों बात ना कहने सुनने की है, ये बात इंटरेस्ट की हो जाती है।
अगर कोई बच्चा फिजिक्स से ज्यादा टच में है तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, कोई बच्चा बायो से ज्यादा टच में है तो उसको इनऑर्गेनिक अच्छा लगेगा। और ऑर्गेनिक लिंक्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा सवाल रहता है कि सर ऑर्गेनिक में ऐसा होता है वैसा होता है, परेशानी हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो परेशानी इस वजह से ना, क्योंकि वो लिंक्ड है, क्योंकि आप 11th के ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर को मिस कर देते हो और अगले चैप्टर में उसकी जरूरत होती है। तो वो जो पिछला चैप्टर अगले चैप्टर को टफ बनाता है, ये एक कारण है कि ऑर्गेनिक कईयों को परेशानी देता है। लेकिन अगर कोई बंदा शुरू से ऑर्गेनिक अच्छे से करे, इवन नोमेनक्लेचर से ऑर्गेनिक के टर्म को बहुत अच्छे से देखे, तो हमको लगता है कि ऑर्गेनिक तीनों में सबसे आसान होगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि अगर मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें थर्मोडायनेमिक्स का कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो उसमें सॉल्यूशन का कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत नहीं। आप यानी कि इंडिविजुअल चैप्टर को अच्छा कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक इंडिविजुअल चैप्टर को अच्छा करने जैसा चीज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ऐसा तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं होना है। ऑर्गेनिक मतलब फुल ऑर्गेनिक को आप एक चैप्टर मानो जी, तभी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरा सोच है। आपका सोच। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये बुल्स आई की क्या लॉजिक है? बुल्स आई कुछ ऐसा विशेष नहीं था। वो मेरे स्टूडेंट जब क्लासरूम में कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि दरअसल हम लोग जो असाइनमेंट या मॉड्यूल वगैरह बनाते हैं जी, तो वो असाइनमेंट या मॉड्यूल ना लेवल वाइज क्रिएट किया जाता है कि पहले सबसे आसान वाला क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड, फिर उससे अपग्रेडेड, तो जो मैक्सिमम ग्रेड में आता है ना, तो उसको एक नाम बस दे दिया गया था बुल्सआई। बुल्सआई का मतलब होता है एक टारगेट, और उस टारगेट को हम लोग को अचीव करना है। अगर हम बुल्सआई कवर कर ले रहे हैं, कहने का मतलब बुल्सआई के क्वेश्चंस को अगर हम बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई एग्जाम का क्वेश्चन तो उसके बाद रहने नहीं जा रहा है। ये आईटी एडवांस की बात हो रही है। और मेंस और नीट का जो पेपर होता है, अगर कोई बंदा दिल से पढ़े और होल सिलेबस अच्छे से कर ले और एक्सक्यूजेस से दूर रहे कि मेरे साथ ये परेशानी हुई वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमको लगता है मेंस और ये नीट का एग्जाम वो आसानी से वो अच्छे स्कोर के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप बुल्सआई में जा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही रहता है कि नीट में आप 700 प्लस स्कोर करना चाह रहे हो या आईटी एडवांस में आप अंडर 1000 रैंक लाना चाह रहे हो, तभी आप बुल्सआई की तरफ बढ़े। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आई होप बच्चों को आपने जो गाइड किया है बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया और उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरा भी आशीर्वाद है बच्चों के साथ, इस साल जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं जी, तो वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपसे बन सकता है, लेकिन उस समय पैनिक होने के सिचुएशन में आप वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा ना करो, एकदम कूल होके आप एग्जाम दो और ये सोचो हमेशा कि सारे क्वेश्चन मेरे से बनने वाले हैं, और हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली टारगेट में रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं बने तो बच्चा सोच घबरा जाता है। ऐसा भी सोच के पहले से जाना कि 2-3 क्वेश्चन आईआईटीज में एग्जाम में शुरू में नहीं बनना है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली ऐसा सोच के जाना और बहुत अच्छा आप लोग करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोग। तो बच्चे लोग सुन लो, सर ने जो गाइड किया है उसी तरीके से जाना और सपोर्ट करना बस। ठीक है सर, ओके, बाय।